नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के झाबुआ की है। ये बात 2022 की है। झाबुआ के मेघनगर नाका में पांचाल परिवार रहता है। लकी पांचाल की शादी 5 महीने पहले गुजरात के दाहोद इलाके के कस्बे कटला में रहने वाली भारती के साथ हुई थी। वह लकी के पास कम आती और फोन करने से भी मना कर देती। खुद भी बस कभी कभी 2-4 मिनट के लिए ही बात करती थी। लकी के पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी। काम में व्यस्त रहने के कारण वह भारती के इस बर्ताव पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन यह बात उसे अंदर से परेशान करती थी। नई शादी और खूबसूरत पत्नी का ख्याल उसे बेचैन कर देता। दिन भर का काम खत्म करके जब वह रात को अपने कमरे में आता तो खाली बिस्तर उसे अकेलेपन का एहसास दिलाता और उसकी बेचैनी बढ़ा देता। झाबुआ से कटला की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए लकी ने समय की कमी के बावजूद कई बार कटला जाकर अपनी पत्नी भारती से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारती ने उसे मायके आने से रोक दिया। 1-2 बार लकी ने भारती से कहा कि वह कटला आए ताकि उसे साथ लेकर जा सके, लेकिन भारती ने साफ मना कर दिया। 3 जुलाई की शाम भारती ने लकी को फोन किया। यह पहली बार था जब भारती ने उससे 15-20 मिनट तक लंबी बात की। बातचीत के दौरान भारती ने कहा, आज रात मेरे फोन का इंतजार करना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूं। इस बात से लकी उत्साहित था और 3-4 जुलाई की रात वह भारतीय के फोन के इंतजार में करवटें बदलता रहा। आधी रात बीत गई, लेकिन भारतीय का फोन नहीं आया। वह निराश होने लगा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन एक अनजान नंबर से था। इतनी रात को अनजान नंबर देखकर वह हैरान हुआ, लेकिन कॉल रिसीव किया। फोन पर भारती की आवाज सुनकर वह चौंक गया और बोला, यह किस नंबर से फोन किया तुमने? भारती ने जवाब दिया, तुम्हें फोन नंबर से मतलब है या अपनी भारतीय से? भारती ने लकी से कहा, तुम कल सुबह कटला आ जाओ मुझे लेने के लिए। यह सुनकर लकी को यकीन ही नहीं हुआ। वह काफी दिनों से भारतीय को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था और अब खुद भारती ने उसे बुलाया था। इसके बाद भारती काफी देर तक लकी से बात करती थी। इस दौरान यह बार बार उसे अगले दिन कटला आने का दबाव बनाती रही। लकी तो खुद चाहता था कि भारती उसके साथ रहे, इसलिए सुबह होते ही उसने यह खुशखबर अपनी मां का सुना दी कि वह आज भारती को लेने के लिए कटला जाएगा। खुद बहू ने फोन करके ससुराल आने की इच्छा जाहिर की है, यह सुनकर मां खुश हो गई। 4 जुलाई को लकी ने अपने सभी काम जल्दी जल्दी निपटाए और शाम करीब 5 बजे बाइक लेकर कटला के लिए निकल पड़ा। घर से निकलते ही उसने भारती के कहे अनुसार उसे फोन कर बता दिया कि वह झाबुआ से निकल चुका है। शाम गुजर गई और रात करीब 9 बजे भारती की मां ने लकी की मां को फोन कर पूछा, जमाई कटला पहुंचे या नहीं? यह सुनकर लकी की मां चौंक गई। उनका बेटा तो शाम को ही झाबुआ से निकल गया था और अब तक उसे कटला पहुंच जाना चाहिए था। जब भारती ने भी लकी की मां से बात की तो उसने बताया कि लकी का फोन बंद आ रहा है, जिससे उसकी भी उससे बात नहीं हो पा रही है। यह सुनकर लकी की मां का दिल घबरा गया। उन्होंने तुरंत अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी और रात भर लकी की तलाश शुरू कर दी। हालांकि सारी कोशिशों के बाद भी सुबह तक लकी का कोई पता नहीं चला। मजबूर होकर परिजनों ने कोतवाली थाने जाकर टीआई संजय रावत को लकी की गुमशुदगी की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस भी परिजनों के साथ उसकी खोज में जुट गई। 5 जुलाई की दोपहर मेघनगर के टीआईटीएस डाबर ने लकी के परिवार को खबर दी कि थाने की सीमा में रंभापुर के पास पिपलौदा बड़ा गांव के जंगल में लकी पांचाल की सिर कुचली लाश मिली है। यह सुनते ही लकी के घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटा एक दिन पहले अपनी पत्नी को लेने निकला था अब इस हालत में मिलेगा। घर का माहौल मातम में बदल गया। लकी के सिर पर गहरी चोट के निशान और गले पर गहरा काला निशान देखकर यह साफ हो गया कि मामला हत्या का है। इस पर एसडीओपी बबीता वामनिया और एसपी झाबुआ अरविंद तिवारी खुद मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने भी जांच के बाद हत्या की आशंका जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद मेघनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इस घटना के बाद एसपी श्री तिवारी ने एसडीओपी थांदला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। सभी को निर्देश दिए गए कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को पहले ही यह जानकारी मिल चुकी थी कि लकी 4 जुलाई की शाम को अपनी बाइक से गुजरात स्थित अपनी ससुराल कटला जाने के लिए निकला था, लेकिन उसका शव जिस स्थान पर मिला वह रास्ता उसकी यात्रा के रास्ते से काफी दूर था। इसके अलावा मौके से लकी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी गायब थे।
इन सब घटनाओं ने पुलिस को यह समझने में मदद की कि लकी की हत्या किसी अचानक विवाद के कारण नहीं हुई है, बल्कि यह एक साजिश के तहत की गई हत्या थी। पुलिस ने यह भी माना कि लकी की हत्या में आरोपियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। उन्होंने लकी के दोस्तों और दुश्मनों के साथ साथ प्रेम त्रिकोण की संभावना पर भी काम किया। दरअसल लकी की शादी को केवल 4-5 महीने ही हुए थे, इसलिए यह भी संभव था कि उसकी हत्या के पीछे खुद उसका या उसकी पत्नी भारती का कोई प्रेम त्रिकोण हो। हालांकि पुलिस को लकी के प्रेम प्रसंगों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन भारतीय के बारे में यह जानकारी सामने आई कि शादी से पहले उसका कटला के रहने वाले एक युवक रोहित राजपूत के साथ प्रेम संबंध थे। इसके बाद पुलिस ने रोहित के बारे में जानकारी इकट्ठा की। जांच में यह पाया गया कि 2 जून को रोहित की मां का निधन हो गया था और इसलिए वह उस समय कटला में ही था। पुलिस ने रोहित से पूछताछ की, जिसमें उसने भारतीय से प्रेम संबंध होने के बजाय सिर्फ दोस्ती की बात स्वीकार की। रोहित ने यह भी बताया कि भारती की शादी के बाद उनकी दोस्ती लगभग खत्म हो गई थी। इसके अलावा उसने अपनी मां की मौत का हवाला देते हुए इस मामले में कुछ भी जानने से इनकार किया। पुलिस ने रोहित से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन लकी की हत्या के हालात को देखते हुए पुलिस का पूरा ध्यान लकी की शादी और हत्या की परिस्थितियों पर था। एसडीओपी सुश्री वामनिया के निर्देश पर पुलिस ने लकी की पत्नी भारती और भारती के संदिग्ध प्रेमी रोहित राजपूत के कॉल डिटेल्स निकाले। इसके साथ ही घटना के दिन झाबुआ से निकले लकी के मोबाइल की लोकेशन के साथ अन्य मोबाइल नंबरों की लोकेशन की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस को जांच में यह पता चला कि लकी के मोबाइल पर उस दिन एक अनजान नंबर से कई बार कॉल आई थी, जो पहले कभी लकी से संपर्क में नहीं था। इसके अलावा जिस स्थान पर लकी का शव मिला, वहां 4 और मोबाइल नंबर की लोकेशन लकी के मोबाइल से मिल रही थी और ये सभी नंबर गुजरात के थे। इससे पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि लकी की हत्या का संबंध उसकी ससुराल और शादी से हो सकता है। हालांकि क्या इस हत्या में उसकी पत्नी भारती भी शामिल है, यह अब भी स्पष्ट नहीं था। पुलिस ने लकी के परिजनों से बार बार बात की और अचानक एक ऐसी बात सामने आई जो पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। पुलिस को यह जानकारी मिली कि लकी शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहा था। इससे पहले उसने कई बार ससुराल जाने का मन बनाया था, लेकिन हर बार भारतीय ने उसे कटला आने से रोक दिया था। लेकिन घटना के दिन भारती ने खुद फोन करके लकी को कटला बुलाया था। यह जानकारी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि लकी के कॉल डिटेल्स में घटना के दिन भारतीय के मोबाइल नंबर से कोई बातचीत नहीं थी। इसका मतलब यह था कि भारती अपना नंबर छुपाकर किसी दूसरे नंबर से लकी से बात कर रही थी। पुलिस को यह समझ में आया कि जिस नंबर से लकी को पहली बार फोन आया था, वह नंबर भारती का ही था। यह भी साफ था कि भारती ने अपना असली नंबर छुपाकर दूसरे नंबर से लकी से बात करने का कोई खास मकसद रखा था। संभावना यह थी कि वह ऐसा करके घटना दिनांक को लकी के साथ अपनी बातचीत पुलिस से छुपाना चाहती थी। इसके बाद जब पुलिस ने इस नए मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली, तो पता चला कि इस नंबर से लकी के अलावा केवल एक और नंबर पर बात की गई थी, और वह नंबर उन मोबाइल नंबरों के संपर्क में था जो घटना के दिन लकी के मोबाइल के साथ मिल रहे थे। इससे पुलिस को यह यकीन हो गया कि लकी की हत्या में भारती और उसके मायके के प्रेमी रोहित राजपूत का हाथ था। इसके बाद पुलिस ने रोहित और भारती को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। सख्ती से पूछताछ करने पर लकी की हत्या का पूरा सच सामने आ गया। कटला के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी भारती अपनी खूबसूरती और रूप रंग के मामले में बेहद आकर्षक थी। भारतीय के साथ पढ़ने वाला रोहित राजपूत, जो हमेशा स्कूल में उसके आसपास रहने की कोशिश करता था, धीरे धीरे भारतीय के दिल में अपनी जगह बना रहा था। उसका मन रोहित की ओर झुकने लगा था। रोहित ने भारती के दिल की बात को समझ लिया और एक दिन स्कूल के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। भारती ने पहले ही मन रोहित के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन डर के कारण वह उसे तुरंत शब्दों में नहीं कह पाई। हालांकि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में चमक ने रोहित को यह संदेश दे दिया कि वह भी उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर रही थी। किशोर उम्र का प्रेम अपनी अलग ही दुनिया होती है, जिसमें हर पल एक नशे जैसा एहसास होता है। रोहित और भारती के दिलों में एक दूसरे के लिए खिंचाव बढ़ता गया और उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। स्कूल के किसी सुनसान कोने में या फिर भारती की सहेली के घर जब बाकी लोग कहीं रिश्तेदारों के यहाँ गए होते, तब इन दोनों की मुलाकातें होती। एक दिन जब भारती की सहेली का परिवार किसी सामाजिक समारोह में गया था, दोनों की पहली अकेली मुलाकात हुई।
उस मुलाकात में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद भारती और रोहित ने खुलकर एक दूसरे से मिलना शुरू किया। छोटे कस्बे में एक जवान लड़के और लड़की की यह नजदीकी चर्चा का विषय बन गई। जल्द ही यह बात रोहित के अलावा भारती के घर भी पहुंची, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने की कस्में खा ली थीं। पारिवारिक दबाव के बावजूद जब भारती ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया, तो रोहित भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद जैसे जैसे परिवार ने उन पर बंदिशें लगानी शुरू की, भारती और भी खुले तौर पर अपनी मोहब्बत जाहिर करने लगी। नतीजा यह हुआ कि कटला में अब हर घर में भारती और रोहित के इश्क की बातें होने लगीं। स्कूल के बाद रोहित राजपूत ने डीजे का काम करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय के परिवार वालों ने झाबुआ के लकी पांचाल से उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी तय होने के बाद भी भारतीय ने बहुत कोशिश की कि शादी रुक जाए, लेकिन उसकी सभी कोशिशें विफल रहीं और जनवरी में उसकी शादी लकी से हो गई। शादी के बाद भारतीय मजबूरी में लकी के साथ झाबुआ आ गई। हालांकि वह अपने बचपन के प्यार रोहित को नहीं भुला पाई। शादी के बाद जैसे ही वह पहली बार मायके वापस गई, वह सीधे कटला पहुंची, अपने प्रेमी रोहित से मिली। भारतीय जितने दिन भी मायके में रही, वह लगभग रोज किसी न किसी बहाने रोहित से मिलती रही। बताया जाता है कि इस दौरान भारती के रोज रोज बाहर जाने पर उसकी मां को शक होने लगा। जब मां ने उसे रोकने की कोशिश की, तो भारती ने साफ कह दिया कि अब उसे कहीं आने जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। विद्रोही बेटी के तेवर देखकर घरवालों ने चुप्पी साध ली और अपनी आंखें भी बंद कर ली, जिसका भारतीय ने भरपूर फायदा उठाया। भारती वापस ससुराल नहीं आना चाहती थी, इसलिए जब लकी ने उसे लिवाने के लिए कटला आने की कोशिश की, तो भारती ने हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया। लेकिन जब लकी ने प्यार जताते हुए उसे मनाया और आने की जिद की, तो भारती खुद ही झाबुआ आ गई। दरअसल कटला की गली गली में भारती और रोहित के इश्क की चर्चाएं चल रही थीं। इसलिए भारतीय को डर था कि अगर वह कटला जाए तो लकी को इस बारे में जानकारी मिल सकती है। इसलिए भारतीय खुद ही झाबुआ आ गई, मगर यहां आने के बाद 4 दिन भी नहीं रुकी और मायके की याद आने का बोलकर वापस रोहित की बाहों में समाने के लिए कटला चली गई। लकी और भारतीय की शादी को केवल 5 महीने हुए थे और इन 5 महीनों में भारतीय कुल 20 दिन भी ससुराल में नहीं रही। जब वह ससुराल में रहती थी तो दिन भर अपने कमरे में बंद होकर रोहित से फोन पर बात करती रहती थी। इस बात की पुष्टि भारतीय के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से भी हुई है। रोहित ने बताया कि जब भारतीय झाबुआ से मायके लौट कर आई, तो उसने साफ कह दिया कि वह अब कभी झाबुआ नहीं जाएगी। रोहित ने उसे लकी से तलाक लेने के लिए कहा, लेकिन भारतीय ने उसे को समझाया कि वह इतना इंतजार नहीं कर सकती और उसने उसे कहा कि लकी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाए, ताकि वे दोनों साथ रह सकें। इसके बाद मार्च में दोनों ने लकी को खत्म करने का मन बना लिया। रोहित ने सुपारी किलर से लकी की हत्या कराने की योजना बनाई। चूंकि रोहित खुद डीजे का काम करता था और ब्याज पर पैसा बांटता था, इसलिए उसने 3 कर्जदारों को अपने कर्ज के बदले हत्या के लिए राजी किया। यह कर्जदार थे बच्चू उर्फ बस्सू, मांगू उर्फ मग्गू, रंजीत और पप्पू। रोहित ने इन कर्जदारों से पहले अपना पैसा वापस मांगा और फिर उन्हें लकी की हत्या करने के लिए लालच दिया। उसने उन्हें 60,000 रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया और इस तरह कुल 3,60,000 रुपए की सुपारी देकर इन कर्जदारों को लकी की हत्या करने के लिए राजी किया। लकी की हत्या के बाद भारतीय ने अपनी योजना के तहत दुखी होने का नाटक किया, जबकि असल में वह और रोहित खुश थे कि उनका रास्ता साफ हो गया। लकी की 13वीं की तैयारी करते हुए भारतीय की योजना थी कि वह 13वीं के बाद हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने लकी की हत्या की जांच तेज की और रोहित एवं भारती की भूमिका को संदिग्ध पाया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लकी की हत्या में शामिल 4 सुपारी किलर भूमिगत हो गए थे। पुलिस ने कड़ी मेहनत की और 2 प्रमुख आरोपियों बच्चू और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की साजिश का खुलासा किया, जिसमें रोहित और भारती की गहरी संलिप्तता सामने आई। आज की दूसरी कहानी ठाणे के मुंब्रा की है। ये बात 2018 की है। मुंबई के निकट ही जिला ठाणे है। ठाणे के मुंब्रा में एक सिनेमा घर है आलीशान। इस सिनेमा घर से थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग है नूरानी। 45 वर्षीय उमर मोहम्मद शेख इसी इमारत की 4थी मंजिल के एक फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका फ्लैट किराए का था और वे मुंब्रा में एक सफल कारोबार चलाते थे। उनका मान सम्मान था
और लोग उन्हें आदर से उमर भाईजान के नाम से पुकारते थे। उमर शेख के परिवार में उनकी पत्नी जुबेरा शेख, 3 बेटियां और 1 बेटा था। लेकिन अब यह परिवार केवल 5 सदस्यीय रह गया था। उनका बेटा भरी जवानी में एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया और इस दुनिया को अलविदा कह गया था। वक्त ने उमर शेख पर ऐसा कहर ढाया कि एक सड़क दुर्घटना में उनकी कमर में गंभीर चोटें आईं और वह बिस्तर पर पड़ गए। अस्पताल के भारी खर्चों की वजह से वे अपनी कमर का इलाज भी नहीं करवा पाए। इस वजह से उन्हें घर में बैठने पर मजबूर होना पड़ा। कारोबार बंद होने के कारण उनकी आमदनी भी समाप्त हो गई और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर में भूख और गरीबी का सामना करने के बाद उमर मोहम्मद की बेटी नसरीन ने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला किया। 20 वर्षीय नसरीन उमर मोहम्मद की दूसरी बेटी थी। उसने मुंब्रा के एक कॉलेज से 12वीं पास की थी और अब वह घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहती थी। घर की हालत को देखकर नसरीन ने नौकरी की तलाश शुरू की और जल्दी ही उसे यह तलाश पूरी हो गई। उसे मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित चाय पर चर्चा नामक एक कॉफी हाउस में नौकरी मिल गई। अपनी मेहनत और विनम्रता से नसरीन ने 1 साल के भीतर ही चाय पर चर्चा कैफे के मैनेजमेंट का दिल जीत लिया। इससे प्रभावित होकर कैफे के मालिक ने उसका वेतन बढ़ा दिया और उसे प्रमोट कर कोलाबा फोर्ट में स्थित अपनी एक और ब्रांच में मैनेजर बना दिया। नसरीन ने चाय पर चर्चा कैफे की मैनेजर के रूप में काम शुरू किया था और कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत से कैफे की आय में काफी बढ़ोतरी हुई। घर की माली हालत में सुधार हुआ तो नसरीन ने अपने पिता का ऑपरेशन करवाया। अब उसका अगला कदम था अपनी बड़ी बहन का निकाह करना। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि उमर मोहम्मद का परिवार फिर से मुश्किलों में घिर गया। 31 जुलाई 2018 की रात नसरीन के परिवार पर बहुत भारी पड़ी। उस दिन सुबह 7:30 बजे नसरीन ने जल्दी जल्दी लंच का डिब्बा तैयार किया और बैग उठाकर मां से यह कहकर घर से बाहर निकल गई कि 8 बजे की लोकल ट्रेन छूट जाएगी। उसने चाय तक नहीं पी थी। दिन में नसरीन ने 2-3 बार फोन किया, सब कुछ ठीक था। लेकिन रात 10 बजे तक न तो वह घर लौटी और न ही फोन किया। नसरीन कभी देर से घर आती थी तो फोन करके जानकारी दे देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। घर वालों ने उसके मोबाइल पर फोन लगाया तो वह भी बंद मिला। 11 बजे तक नसरीन की कोई जानकारी नहीं मिली तो उमर शेख को चिंता होने लगी। उन्होंने कैफे में फोन किया तो पता चला कि नसरीन समय पर निकली थी। उमर मोहम्मद ने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से भी पूछा, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, उमर शेख के परिवार की चिंता भी बढ़ने लगी। उन्होंने नसरीन के प्रेमी सलमान खान को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। बार बार कोशिश करने के बाद सलमान खान का फोन मिल गया। उसने बताया कि वह 7 बजे नसरीन से ओवल पार्क में मिला था। वहां दोनों कुछ देर बैठे और फिर 8 बजे ओवल पार्क से बाहर आए। सलमान ने कहा कि नसरीन ने यह कहते हुए वहां से निकलने का फैसला किया कि वह वीटी रेलवे स्टेशन के पास वाले स्टॉलों से घर के लिए कुछ शॉपिंग करके घर जाएगी। जब सलमान को यह पता चला कि नसरीन का कोई पता नहीं चल रहा तो वह रात के करीब 3 बजे नसरीन के घर पहुंचा। इसके बाद सलमान और उमर शेख अपनी तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले वे मुंब्रा पुलिस थाने गए, जहां उन्होंने नसरीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने उन्हें वीटी रेलवे पुलिस और आजाद मैदान पुलिस थाने जाने का सुझाव दिया। सलमान, उमर शेख और उनके साले ने सुबह 4 बजे वीटी स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां से आजाद मैदान पुलिस थाने जाने की बजाय गलती से वे आजाद मैदान चौकी पहुंच गए। वहां से उन्हें कोलाबा पुलिस थाने भेज दिया गया और इस भागदौड़ में उमर शेख थक गए। लेकिन बेटी के मामले में उन्होंने हार नहीं मानी। सुबह के 7:30 बजे के आसपास जब उमर शेख और सलमान ओवल पार्क पहुंचे तो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां पहले से मौजूद थी। पुलिस एक युवती की लाश के चारों ओर खड़ी थी और लोग भी वहां जमा थे। तभी एक व्यक्ति ने बताया कि एक युवती की लाश पड़ी है। यह सुनते ही उमर शेख के होश उड़ गए। वह जल्दी से शव के पास पहुंचे और पहचानते ही उनकी चीख निकल पड़ी। वह छाती पीटते हुए रोने लगे। पुलिस ने उन्हें संभाला और पूछताछ की। तब उन्होंने बताया कि यह उनकी बेटी नसरीन है, जिसे उन्होंने उसकी जूती से पहचान लिया था। लाश मिलने की सूचना सुबह ओवल पार्क में घूमने निकले लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी और जल्द ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई। बाद में थाना आजाद मैदान के सीनियर इंस्पेक्टर वसंत वाखारे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने नसरीन की लाश का निरीक्षण करने के बाद उसे वीटी स्थित जीटी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
थाना प्रभारी वसंत वाखारे ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जे अस्पताल भेजा और मृतका के पिता उमर शेख, उनके साले और सलमान खान को थाने बुलाया। शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि नसरीन के शरीर पर चाकू के 17 घाव थे, जिससे साफ पता चलता था कि उसे बेरहमी से मारा गया था। मौत ज्यादा खून बहने के कारण हुई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला प्यार और धोखे से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था और हकीकत तक पहुंचने के लिए नसरीन के व्यक्तिगत जीवन की गहरी जांच जरूरी थी। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने सबसे पहले नसरीन के व्यक्तिगत जीवन की जांच शुरू की। उन्होंने नसरीन के दोस्तों और चाय पर चर्चा कॉफी हाउस के कर्मचारियों से गहराई से पूछताछ की, जिससे पुलिस को जल्दी ही सफलता मिली। नसरीन के घर और कॉफी हाउस से मिली जानकारी के बाद पुलिस का शक सलमान खान पर गया, जो पहले ही पुलिस की नजर में संदिग्ध था। जल्द ही यह साफ हो गया कि नसरीन का हत्यारा सलमान खान ही है। यह जानकर नसरीन के परिवार वाले हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सलमान ही नसरीन का भविष्य था और वे उसकी शादी के लिए तैयार थे। पुलिस की जांच और सलमान के बयान से हत्याकांड की जो सच्चाई सामने आई वह यह थी कि सलमान ने ही नसरीन की बेरहमी से हत्या की थी। 28 वर्षीय सलमान खान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका परिवार साधारण था और उसके पिता मुश्ताक खान एक किसान थे। सलमान का पहले से ही विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने नौकरी की तलाश में मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई के भायखला क्षेत्र में सलमान के कई परिचित रहते थे और उनकी मदद से उसे कोलाबा कोर्ट स्थित सन्नी फ्रूट ट्रांसपोर्ट में नौकरी मिल गई। यह ट्रांसपोर्ट ऑफिस और चाय पर चर्चा कॉफी हाउस पास पास थे। सलमान ने भायखला में एक किराए का कमरा लिया और अपनी पत्नी बच्चों को मुंबई बुला लिया। सलमान को अपनी नौकरी में कई तरह के काम करने होते थे, जिनमें कभी कभी उसे कॉफी का ऑर्डर देने के लिए चाय पर चर्चा कॉफी हाउस भी जाना पड़ता था। जब तक नसरीन वहां नहीं आई थी, सलमान का जीवन सामान्य था, लेकिन नसरीन के आने के बाद सलमान का दिल बदल गया। वह पहली बार में ही नसरीन का दीवाना हो गया। अब वह ज्यादातर समय चाय पर चर्चा जाने लगा और उसकी निगाहें हमेशा नसरीन पर ही टिकी रहती। शुरू में नसरीन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उसने सलमान की नजरों की भाषा समझ ली। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने लगे। सलमान खान का अपना छोटा सा परिवार था, जबकि नसरीन कुंवारी थी और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी। सलमान शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था, लेकिन इसके बावजूद नसरीन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और सलमान से निकाह करने के लिए भी हां कर दी। उसकी एक शर्त थी कि पहले वह अपने पिता उमर शेख का ऑपरेशन कराएगी, लेकिन यह भी तय हो गया कि नसरीन के परिवार वाले सलमान से उसका निकाह करने को तैयार होंगे। नसरीन ने अपने जान पहचान वालों से आर्थिक मदद लेकर अपने पिता का ऑपरेशन एक प्राइवेट अस्पताल में करवाया और सलमान ने इस दौरान उसकी मदद की। इससे प्रभावित होकर नसरीन के परिवार ने दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब नसरीन और सलमान दोनों ही राजी थे और परिवार की मंजूरी के बाद वे ड्यूटी के बाद खुले तौर पर मिलने लगे। लेकिन जैसा कि होता है, सलमान का असली चेहरा सामने आ गया। वह अब नसरीन को बोझ समझने लगा और उसे निकाह के लिए दबाव डालने लगा, यह जानते हुए कि नसरीन के कंधों पर अपनी बहन का निकाह कराने की जिम्मेदारी भी थी। सलमान की यह सोच थी कि अगर नसरीन उसकी पत्नी बन जाएगी तो उसका वेतन भी घर आएगा। हालांकि नसरीन निकाह के लिए तैयार नहीं थी। सलमान खान को यह संदेह होने लगा कि नसरीन उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है और इस वजह से दोनों के बीच झगड़े और मतभेद बढ़ने लगे। सलमान चाहता था कि नसरीन अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे और फिर उससे शादी करे, लेकिन नसरीन के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल था। लेकिन जब सलमान को यह यकीन हो गया कि नसरीन अपनी जिम्मेदारी छोड़ने वाली नहीं है, उसे यही लगता था कि नसरीन उसके साथ शादी नहीं करेगी, सिर्फ उसके साथ निकाह करने का दिखावा कर रही है, तो उसने एक क्रूर कदम उठाने का फैसला किया। उसने नसरीन को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए एक खौफनाक रास्ता अपनाया, यह सोचते हुए कि अब केवल यही तरीका है। घटना के दिन सलमान ने नसरीन को चर्चगेट के ओवल पार्क में बुलाया। जब नसरीन अपनी ड्यूटी खत्म करके वहां पहुंची तो सलमान ने उसे देर से आने पर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। इस पर नसरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह सलमान की बातों से परेशान हो गई।
दोनों के बीच की तकरार बढ़ने लगी। सलमान खान ने नसरीन का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वह गिर पड़ी। फिर उसने पूरे मैदान का जायजा लिया और अपनी जेब से चाकू निकालकर नसरीन पर हमला कर दिया। सलमान ने उस पर 17 वार किए और फिर वहां से भाग गया। साथ में नसरीन का मोबाइल फोन भी ले गया। नसरीन की मौत के 3 घंटे बाद सलमान ने उसके घर वालों से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर उसे ढूंढने में मदद करने का दावा किया। पुलिस ने सलमान से गहन पूछताछ की, जिसके बाद उसे भादंवी की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। बाद में सलमान को अदालत में पेश किया गया और उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो मुश्किल हालातों में भी सम्मान के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। नसरीन, जो अपनी मेहनत और दृढ़ता से अपने परिवार का सहारा बनी, अपने ही भरोसे के इंसान के धोखे का शिकार हो गई। सलमान, जिसने नसरीन का विश्वास जीता था, लालच और स्वार्थ के कारण उसकी जिंदगी छीन बैठा। नसरीन की कहानी उसकी ताकत और संघर्ष को दिखाती है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि गलत फैसलों की कीमत कितनी भारी हो सकती है। यह घटना समाज में प्यार के नाम पर होने वाले धोखे और उसकी खतरनाक परिणतियों की एक कड़वी सच्चाई है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।